सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सबको पता होगा कि आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो कि आपके 16 मार्च से शुरू होने वाले हैं। ठीक है। इसी क्रम में हम डेली कोशिश कर रहे हैं कि डेली मॉक टेस्ट लगाया जाए। ठीक है। तो डेली एक एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, पर डेली हो नहीं पाता है। एक दिन दो दिन बीच में डिले हो जाता है, बट कोशिश करेंगे कि डेली हो, है ना। डेली मॉक टेस्ट लगाए जाएँ। आज 13 मार्च हो चुका है ना। और 16 मार्च से आपके एग्ज़ाम है। ठीक है। तो अभी अभी मैं कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम 14, 15, 16 तीनों दिन आपको एक एक वीडियो, एक एक मॉक टेस्ट कम से कम सॉल्व कराया जाए। ठीक है। तो डेली लाइव मॉक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं। आज इसका एक फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, है ना। फुल फाउंडेशनल मॉक जो है ना इसके, आप जो आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट सीरीज़ है, उसके अंदर आप आएंगे, एनरोल करेंगे। तो ये पहला वाला मॉक टेस्ट जो कि पहले फ्री था, ठीक है, तब हमने ये लगाया था। अभी तो ये फ्री नहीं है। उसके बाद ये टेस्ट नंबर 3 और 4, ये दोनों अभी फ्री हैं इस वक्त। ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अभी हम लगाएंगे आज ये टेस्ट नंबर 3। ठीक है। तो आप लोग लगा लेना। इसका लिंक, इस टेस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप खुद से भी सर्च कर सकते हो टेक्स्ट बुक पे जाके। ठीक है। आई थिंक आप सबने एनरोल तो किया ही होगा एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज़ में, और शायद आपने कईयों ने ये मॉक टेस्ट लगा भी लिया होगा, है ना। अगर लगा लिया है तो भी आप इसके सॉल्यूशन एडवांस अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट नंबर 3। ठीक है। टेक्स्ट बुक का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 सीबीटी 1 फाउंडेशनल फुल टेस्ट नंबर 3 आज हम लगाने वाले हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं आज टेस्ट नंबर 3। चलिए चलिए फाइनली शुरू हो गया। ठीक है। तो आप सबको पता है मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 40 आपके जीके जीएस के रहेंगे, मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30। सबके लिए 1.5 घंटे का समय, और सारे क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे, है ना। बाकी इंग्लिश हिंदी के लिए भाई, हिंदी में मेनली सॉल्यूशन देखेंगे, इंग्लिश में मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। वीडियो पॉज करके इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो आप। मेनली हम हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। आप सबको पता है जो दांडी मार्च किया गया था 1930 में, इसको आप नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हो, है ना। ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। यार ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इनमें टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है। तो वो नमक कानून को तोड़ा गया था, तो विरोध प्रदर्शन किसका था, नमक कर का। ठीक है। जो नमक पे टैक्स लगाए थे इसको, नमक बनाने पे। ठीक है। तो उसको तोड़ा था गांधी जी ने। खैर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। स्थिर पानी में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह समय ज्ञात करें जिसमें ऊर्ध्व प्रवाह 9.1 किलोमीटर की महत्वपूर्ण दूरी तय करता है। सॉरी, महत्वपूर्ण कहाँ से आ गया, की दूरी तय करता है। ठीक है। देखो, स्थिर पानी में एक नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है। नाव की चाल को आप क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। धारा की चाल को आप वाई कहते हैं। समय ज्ञात करना है जिस समय में इतनी दूरी तय कर सकें। तो आप सबको पता है समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होता है आपका टाइम। डिस्टेंस कितना आपको ट्रैवल करना है, 9.1। ठीक है। अपॉन में स्पीड क्या है, आपको ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इस पे, इसको एक बार, अपस्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम। ठीक है। ये अपस्ट्रीम आपको जाना है, तो अपस्ट्रीम के लिए क्या करना होता है आपको, स्पीड क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर चढ़ना है आपको, तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना होगा, डबल फोर्स से जाना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगी स्पीड। ठीक है। स्पीड माइनस मतलब एक्स माइनस वाई यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो x9 है -2.5। ठीक है। तो ये टाइम हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6, 7, 8, 9, तो 6.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है। 6.5 बचेगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट ये ख़त्म। तो 13 पंजे 65, 13 6 कटे तो 13 7 91, तो
5 एकम 5, 2 बचा 5 चौक 20, इतने घंटे लगेंगे 1.4 आवर्स, यानी कि 0.4 कितना होता है मिनट में, चेंज करेंगे इसको तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 5 एकम 5, 2 सही 5, तो 1 घंटा पूरा लगेगा 2/5 घंटे, यानी कि कितना, 12×5 = 60, 12×2 = 24। ठीक है, तो 1 घंटा और 24 मिनट, यानी कि 80 और 4 84, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि शुरू में थोड़ा सा तेज़ी से चला जाए, क्योंकि एंड में टाइम कम बचता है तो सवाल नहीं हो पाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, मतलब सवाल हो जाते हैं जल्दी जल्दी, बट मैं समझा नहीं पाता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्दी में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है। ई के लिए क्या कूट होगा? कई बार क्या करते हैं बच्चे, इस सवाल को देखा तो जी से 3 का कनेक्शन, ए से 5 का कनेक्शन, ऐसे देखने लगेंगे। ऐसे नहीं करना है। पहले आप सवाल को पढ़ो, पूरा पूछा क्या है उसने, ई पूछा है तो देखो ई ये है, यहाँ पे भी ई है क्या, नहीं है, यानी ई केवल इसमें है, इसमें नहीं है। तो एक कोड ऐसा है जो इसमें होगा, बाकी देखो LAGGAL, LAGGAL, तो ये देखो इसमें 3 समान है, इसमें 3 समान है, मतलब 3 एक जैसे हैं। इसमें ई अलग है और इसमें एफ अलग है, तो एक ही कोड होगा, दोनों में अलग अलग। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, क्या है, तो ये ई का नहीं हो सकता। 5 इसमें है, 5 इसमें है क्या, नहीं, तो 5 ही इसमें अलग है, जो कि ई का कोड हो जाएगा। देखो बाकी 7 भी इसमें है और 6 भी इसमें, तो 5 जो है वो ई का कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL 2025 का सीजन जो पिछला वाला रहा था, अभी तो अब शुरू होने वाला है, आपको पता होगा, 26 वाला सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने जीती थी भाई? तो ऑरेंज कैप किसने जीती थी? हाँ, साई सुदर्शन ने जीती थी, आप सबको पता होगा, इसलिए इनको टेस्ट टीम में मौका भी मिला था, जो कि ज़्यादा अच्छा ही कर नहीं पाए इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में। ईरान के खिलाफ इसराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? आयरन स्वॉर्ड, डेजर्ट स्टॉर्म, स्क्रेल्ड शील्ड, राइजिंग लायन। आई थिंक ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसमें पता नहीं पहले सुना था या अभी सुना था, शायद राइजिंग लायन करके तो इनका कुछ है अभियान। ये अभी वाला है या पहले वाला है कुछ, आई एम नॉट श्योर, बट ये मैंने सुना है इनके बीच में, या तो क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में सुना है, या फिर कैसे, गलत भी हो सकता है कुछ और हो, इसका ये सैन्य अभियान ना हो, बट चलो देख लेते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 32% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो मूलधन कितना है आपको बताना है। देखो 32% के रेट से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको, इतना है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या, 2 वर्ष की बात है, 32%, तो 32% कितना होता है, 32/100, तो 4×8 = 32, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 25 रुपये पे 8 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो अगर मेरे पास 25 रुपये थे तो वो कितने हो जाएंगे, 33 रुपये हो जाएंगे, 8 रुपये ब्याज जुड़ जाएगा ना पहले साल। 25 रुपये थे वो 33 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 8 रुपये ब्याज मिल रहा है 25 रुपये पे। ठीक है, फिर अगले साल, 2 साल है ना ये, तो अगले साल फिर से 25 रुपये 33 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो 25 25 625, अगर 2 साल में राशि 625 होगी तो वो कितनी हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 + 3 का स्क्वायर, 30 + 3 ऐसे कर सकते हो आप, A² + B² + 2AB, यानी कि 3×2 = 18, 180, तो 981089, 1089, तो 625 रुपये की राशि 1089 हो जाएगी, अगर रेट 32% होगा चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, बट देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, ब्याज दे रखा है कि इतना होता है, तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना मिल गया मेरे को, 1089 बन गया, 625 रुपये की राशि थी, तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 6 गया 4, तो 464 रुपये का मुझे ब्याज मिल गया। बट एक्चुअल में तो मुझे ब्याज कितने का मिला, इतने का, तो ये 464 जो है ना, ये 464 बराबर किसके है, 6681.6 के, 464 यूनिट जो मैंने माना है ये इसके बराबर है। तो मेरे हिसाब से तो मूलधन 625 का है, तो 625 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपॉन में 464 आ जाएगा, और निकालनी किसकी है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, है ना, निकालनी किसकी है, मूलधन की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू, एक सेकेंड, अरे भाई क्या हो रहा है, इंटू 625। ठीक है, तो भाई एक पॉइंट हटा दो यहाँ से और ज़ीरो बढ़ा दो एक नीचे। ठीक है, पॉइंट ख़त्म। अब काटेंगे इसको, तो किससे काटे पहले, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 8 से कट रहा है क्या, 8×5 = 40, 8×8 = 64, 8×16, 8 से कट रहा है, 8×5 = 40, 8×8 = 64, ज़ीरो। ठीक है ना, हाँ,
8 अट्ठे 64 और 2 8 तिया 24 4 8 पंजे 40 8 दूनी 16। अगेन 8 से कट रहा है क्या? 8 सत्ते 56, नहीं 8 से नहीं कट रहा है अब। तो इसको 5 से काट दो। 5 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 छः 30, ठीक है। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 पंजे 25। अब देखो ये किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है ना। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 9 10 11 3 और 4 निम 36। तो ये 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0 4 अट्ठे 32 33 34 35 4 4 अट्ठे 32, ठीक है। ये 29 से कटेगा क्या? 2088 29 से कटेगा क्या डायरेक्ट? 29 3 से कटा 3 सत्ते 21, तो 7 निम 63 7 दूनी 14 और 6 20। 5 बचा बिल्कुल कट जाएगा। 29 सत्ते और 5 बचा 29 दूनी 58, ठीक है। तो ये कितनी बार में कट गया 29 से? पूरा 72 बार। तो यहाँ पे 125 बचा, यहाँ 72 बचा, मल्टीप्लाई कर दो इनकी 125 की 72 से। तो 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 1 5 2 एकम 2 7 पंजे 35 7 दूनी 14 और 3 17 7 एकम 7 और 1 8 0 5 5 10 7 8 9 10 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा 9000। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया इस क्वेश्चन में, थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इसके अनुपात को कंपेयर करना है तो पहले का और बाकी का कनेक्शन देख लो। जैसे सॉरी W से V हो गया तो यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ से +1 इधर हो गया, V W +1 इधर से हो गया, ठीक है। GHI +2 PQR +1। तो पहले +1 फिर +2 फिर +1, ठीक है। या फिर वॉवेल वगैरह का भी सीन हो सकता है। ये आई है, ठीक है। देखते हैं V W +1 यानी कि -1 कह दो इसको। GHI -2 QR -1, ठीक है। ठीक है, -1 करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा और एक ही x है यहाँ पे, सिंपल ख़त्म। और ऑप्शन ही नहीं है, शुरू में एक x वाला एक ही ऑप्शन है, आगे चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व माता पिता दिवस, ऐसा भी कोई दिवस होता है भाई? 2025 का विषय क्या है? परिवारों को सशक्त बनाना, भविष्य का पोषण, शांति के लिए पालन पोषण, माता पिता का पालन पोषण। माता पिता का पालन पोषण, ये थीम होनी चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो थीम ही नहीं होनी चाहिए ऐसी ना। परिवारों को सशक्त बनाना, शांति के लिए पोषण, अच्छा माता पिता को हम अगर पोषण कराएं शांति के लिए, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, दोनों नहीं होने चाहिए। भविष्य का पोषण या परिवारों को सशक्त बनाना, आई थिंक फर्स्ट वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी टाइम खराब नहीं करना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिका में अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो माध्य और माध्यिका, माध्य क्या होता है? एवरेज होता है एक तरह से, ठीक है। सबको जोड़ के जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो जल्दी जल्दी से पॉइंट में नहीं सारे, तो जल्दी से जोड़ना शुरू करो। 5 5 10 3 13 5 18 23 24 25 26 27 27 और 3 30 और 2 32 और 1 33 34 35 35 और 5 40। 4 बचा, ठीक है। 4 और 4 8 8 5 13 14 15 16 21 0 21 और 9 30 7 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 5 बचा, एक के बाद पॉइंट था और एक यहाँ पे यही था बस। तो 60 हो गया ना, और कोई तो नहीं था डबल फिगर, ठीक है। तो इनका सम कितना आ गया? 60 आ गया। ये है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई 12 पंजे 60, तो इसका माध्य तो 5 आ गया, ठीक है। माध्यिका कितनी है इसकी? माध्यिका निकालने के लिए आपको पता है क्या करना? अरे भाई रबर कहाँ चली गई? इसमें क्या हो गया यार? हाँ अब ठीक है। माध्यिका क्या होता है कि इनको सीक्वेंस में लगाना है, और बीच वाला जो होगा ना वो माध्यिका होती है। सीक्वेंस में कैसे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बढ़ते या घटते क्रम में लगाना है। तो देखो ये 12 है सर, शिट मिटा दिया ना, अच्छा हाँ ठीक है। ये 12 संख्याएं हैं। तो 12 संख्याओं में देखो 5 इधर आ गई और 5 इधर आ गई, 10 हो गई। तो ये 6th और 7th, ये दोनों संख्या बीच में आ जाएंगी, इनका एवरेज निकालना है, वही माध्यिका हो जाएगी, ठीक है।
तो छठे नंबर पे क्या आएगा, देखो सबसे पहले शुरुआत करो सबसे छोटे से। देखो एक यहाँ पे है, ये एक 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 यहाँ पे है, ठीक है। और तो एक से रिलेटेड कोई नहीं, तो एक और एक, दो तो ही हो गया, ठीक है। अब 2 पॉइंट समथिंग ढूंढो, तो एक ये रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ये रहा 2 पॉइंट समथिंग, 4 हो गया, ठीक है। और तो नहीं ना, 3 पॉइंट समथिंग ढूंढो अब। 3 पॉइंट समथिंग नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग ढूंढोगे, तो एक ये रहा, तो एक दो तीन चार हो गए थे ना, एक ये हो गया 5। अब छठे नंबर पे देखना, हमें 4 पॉइंट समथिंग दिख रहा है कि यहाँ पे कोई, ये रहा 4 पॉइंट समथिंग, तो 6 नंबर पे ही आ गया। अब 5 पॉइंट समथिंग देखना, 5 5 5 5, एक तो 5.5 है, एक और 5.5 ही है, दोनों, ठीक है। अब इनका एवरेज निकाल दो आप, 5 4 9 और एक 10, तो 10/2 हो गया 5। अब 5 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा 0, खत्म काम। ये तो पूछा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 दोस्त हैं, सप्ताह के एक भिन्न दिवस पर होता है इनका परीक्षण, ठीक है। सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार तक चलेगा, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे तक चल रहा है, ठीक है। एम के परीक्षण के पहले केवल 2 दोस्त का परीक्षण है, तो भाई एम का यहाँ पे होगा, तभी तो इससे पहले केवल 2 दोस्तों का परीक्षण है, ठीक है। क्यू के बाद, क्यू के परीक्षण के बाद केवल 4 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्यू होगा, तभी तो इसके बाद केवल 4 दोस्तों का परीक्षण है, ठीक है। पी और एन के परीक्षण के बीच केवल ओ का परीक्षण है, यानी कि ये तीनों एक साथ होंगे, पी एन और ओ। तो हो सकता है पी यहाँ पे हो, एन यहाँ पे हो, बीच में ओ, ये तो आना ही आना है ओ, क्योंकि बाकी तीन एक साथ कहीं पे भी प्लेस खाली नहीं है ना, यहीं पे तो प्लेस 3 खाली है। या फिर ऐसा हो सकता है एन यहाँ पे हो, पी यहाँ पे हो, ठीक है। चलिए, पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसका परीक्षण सोमवार को है, तो यहाँ पे कौन आएगा ये बताना। देखो इनमें से तो कोई भी नहीं आएगा, तो ओ आएगा क्या, नहीं, ओ बैठ चुका है, पी भी बैठ चुका है, एन भी बैठ चुका है, आर रह गया। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटू सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, उसको मार्ले मिंटू के नाम से, और 1919 वाला जो है इसको हम, सॉरी, भारत परिषद अधिनियम 1919 वाला जो है उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। ये आसान सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 इंटू 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 51 के गुणनफलों का अंत कितने शून्यों में होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है। इसने क्या कर दिया, ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के 51 तक मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 51 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करके जहाँ तक जाता है उसको फैक्टोरियल कहते हैं। इस फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं ये बताना है आपको, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपने नंबर सिस्टम में सीखी होगी। तो 51 फैक्टोरियल में शून्य कितने हैं, इसके लिए हमें 5 और 2 निकालने पड़ेंगे कि इसमें 5 और 2 कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक 2 ज़्यादा होंगे और 5 कम होंगे। इस इतनी बड़ी संख्या में 2 ज़्यादा होंगे और 5 कम होंगे ना, सिंपल सी चीज़ है। तो आपको पता है, देखो एक पेयर मिल गया 2 और 5 का, एक पेयर मिल गया 2 और 5 का, फिर बाकी 2 2 2 2 ऐसे बच गए। तो कितने भी 2 बच जाएं उससे कुछ काम नहीं है, जितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं उतने ही तो 0 बनते हैं। तो 2 तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो मैं ये देख लेता हूँ कि 5 कम मिलेंगे ना, तो 5 इसके अंदर कितने हैं मैं ये देख लेता हूँ, उतने ही तो पेयर बनेंगे भाई। 2 तो 5 के बराबर होंगे होंगे और उनसे ज़्यादा होंगे। तो 51 फैक्टोरियल में 5 कितने हैं, इसको निकालते कैसे, देखो ऐसे 5 से भाग करना है इसको, ठीक है। 5 एकम 5, एक कितने बार में जाएगा, 0 बार में, ठीक है, 5 से नहीं जाएगा। अब अगेन इसको 5 से भाग करना, 5 दूनी 10, अब ये 5 से नहीं कटेगा, नहीं। तो ये दोनों कितने हैं, इनको जोड़ दो आप, 10 और 2 12, तो 12 इसमें 5 होंगे, यानी कि 12 2 भी होंगे, तो दोनों मिलके 12 इसके अंदर 0 बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि सारे सवालों को किया जा सके। दी गई संख्या ये सब है, क्वेश्चन पूछ देखते हैं डायरेक्ट। कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। ऐसे सवाल भर भर के आते हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे, DSSB में, और SSC में तो कम आते हैं लेकिन कम आते हैं। DSSB में भर भर के आते हैं क्वेश्चंस, रेलवे में भर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। करना क्या है आपको, देखो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सभी ऐसे, मतलब आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। लिख लो आप इसको। इसने कहा कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, कितने अक्षर, तो इसने बोला अक्षर, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, तो ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है, ठीक बाद में एक संख्या है। आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन ढूंढो। तो सबसे पहले प्रतीक ढूंढो, प्रतीक कहाँ पे, यहाँ पे है। प्रतीक के बाद एक अक्षर है क्या, हाँ, उसके बाद संख्या है क्या, नहीं। अगेन फिर प्रतीक ढूंढो, ये रहा। प्रतीक के बाद अक्षर है क्या, नहीं। फिर ये रहा, इसके बाद अक्षर है क्या, बिल्कुल, उसके बाद संख्या है क्या, नहीं।
प्रतीक के बाद अक्षर फिर संख्या, एक पेयर ये मिल गया मेरे को। ठीक है, प्रतीक अक्षर है क्या? नहीं। प्रतीक अक्षर नहीं, प्रतीक अक्षर नहीं, प्रतीक अक्षर उसके बाद संख्या है क्या? नहीं। ठीक है, तो एक ही पेयर मेरे को ऐसा मिल पाया जो इस वाले कॉम्बिनेशन से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? आयन मंडल जो आपका होता है, जैसे यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, और फिर आपका बहिर्मंडल होता है। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा बहिर्मंडल यहाँ पे। ठीक है, तो जो आयन मंडल होता है ना, इसी के अंदर आयन होते हैं, इसीलिए आयन मंडल कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो दे नहीं रखा आयन मंडल, ये क्या हो गया? समताप, क्षोभ समताप मंडल, अच्छा ताप मंडल कहते होंगे आयन मंडल को। ताप मंडल आयन मंडल को ही कहते होंगे, क्योंकि क्षोभ समताप और मध्य तो दे रखा है, तो ताप मंडल है ना, ये आयन मंडल होता होगा इसका नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? पवरिया, धमन, बुइया। बुइया अरुणाचल प्रदेश का, बिल्कुल सही। पीवाई क्यू क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया बुइया। मान लीजिए एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 13, 17, 26, 68 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, सॉरी यार थोड़ा गला खराब है ना। मान लीजिए एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 13, 17, 26, 68 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12 आता है, और x 36 से विभाज्य भी है, तो x के अंकों का योग बताना आपको क्या है। ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं। करना क्या होता है, जब भी आपसे बोले कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे विभाजित होकर 12 शेषफल छोड़ती है, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एलसीएम ऑफ इन सभी का और प्लस जो शेषफल है ये। ठीक है, बट अब इसने कह दिया x 36 से भी विभाज्य है, तो ये जो भी संख्या आएगी ना यहाँ पे एलसीएम, ये जो भी इसका एलसीएम, मान लो x आया, ये x आ गया या a आ गया, इसका एलसीएम a आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना। जैसे आपने इससे 1 की मल्टीप्लाई किया, जो भी a आ गया, प्लस 12 किया, तो उसको चेक करना 36 से विभाज्य है क्या? नहीं है, तो फिर इसको a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे चेक करते हुए चलेंगे कि कहाँ पे ये 36 से विभाज्य है, तब ये सारी शर्तों को पूरा करेगा। ठीक है, जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। सॉरी यार थोड़ा गला मेरा खराब है। कहाँ पे हम एलसीएम निकाल लें इनका? ठीक है, तो एलसीएम देखो, ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 13 दूनी 26, तो 13 इंटू 2 है, ये क्या है? 17, चौका 68। तो भाई देखो 13 तो ये आ गया, 17 ये आ गया, उसके बाद 4 ले लो, है ना, 4 में 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 17 चौका 68 और 13, 13 अट्ठे 104, 13 छिक 78 और 10 88। तो देखो एलसीएम आ गया 884। ठीक है, ये फालतू चीज़ें मिटा देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगी। 884 इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं इसमें 12 जोड़ देता हूँ तो वो संख्या आ जाएगी सबसे छोटी, जो इन सबसे विभाज्य होने पर 12 शेषफल छोड़ती है। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 8 और 1 9 और 8। ठीक है, तो 896 वो संख्या होगी, बट ये 36 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 36 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये 3 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। तो क्या ये 3 से विभाज्य है? 9 और 6 तो है, 8 नहीं है, तो यानी कि ये संख्या वो नहीं हो सकती। जब 36 से विभाज्य करेंगे तो 3 से भी तो विभाज्य होनी चाहिए, तो ये 36 से नहीं कटेगी। अब आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसमें इंटू 2 कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, इसमें 12 जोड़ो अब। ठीक है, इसके डबल ट्रिपल 4 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे करते हुए चलेंगे। ठीक है, 8 और 2 10, 6 7 और 1 8, 17 80। ठीक है, 1780 36 से विभाज्य है क्या? अगेन 3 से चेक कर लो, 8 7 15 और 1 16, 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये यहाँ पे भी हमें नहीं मिली संख्या। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 अट्ठे 24 25 26, इसमें 12 जोड़ो, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 6 2। 36 से भाग करना है इसको, 36 से कट रही है ये संख्या। तो देखो अगेन 3 से चेक करो पहले, 6 6, 4 और 2 6, 3 से कट सकती है, तो 6 से कट रही है क्या? 3 और 2 दोनों से कट रही है, तो 6 6 36,
छः चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, बिल्कुल 6 से पूरा 36 से पूरी तरह से कट गई तो वो संख्या कौन सी होगी जिनकी सारी शर्तों को पूरा करेगी, वो होगी 2664। लेकिन ये अच्छा हाँ, अंकों का योग पूछा है इसने, ठीक है। तो छोड़ दो 8, 6 4 10 और 8 18, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 8 का संबंध 576 से, तो 13 का संबंध किससे होगा? 576, 512 तो इसका क्यूब ही होता है, और ये 576 से कितना ज़्यादा है? 6 में से 2 गया 4, 7 में से गया 6, 64 ज़्यादा है। तो सिंपल सी बच्चे को भी पता चल जाएगा देख के कि 8 की क्यूब में प्लस क्या कर रखा है, 8 का स्क्वायर कर रखा है, 64 तभी तो प्लस किया है ना। सिंपल सी चीज़ है ये तो। अब 13 का क्यूब क्या होता है? अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको 13 का क्यूब नहीं पता होगा। एक बार ऑप्शन चेक करो, बिल्कुल बहुत आसानी से आंसर तक जाओगे। कैसे? मेरे को पता है, मेरे को 13 का क्यूब प्लस 13 का स्क्वायर प्लस करना है, सिंपल सी बात है। अब 13 का क्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता, बट मैं इसके यूनिट डिजिट को तो निकाल सकता हूँ, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। तो 3 3 9 27, ठीक है, ऐसे करेंगे 13 गुना 13 गुना 13। तो 3 3 9 27, तो 7 होगा इसका यूनिट डिजिट, और 3 3 9, 9 होगा इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, 9 और 7 16, तो एंड में 6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 आ रहा है, खत्म काम। इतना ज़्यादा ही सोचना है बस, इससे ज़्यादा नहीं सोचना। आगे बढ़ो। 1000 या 1024 मेगाबाइट्स यानी कि एमबी किसके समान है? तो 1024 एमबी किसके समान होते हैं? 1 जीबी के बराबर। तो जीबी कहाँ, ये रहा गीगाबाइट, है ना। 1 जीबी में 1024 एमबी तो होती है। आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो अर्धगोला है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। क्या ये करने वाला भी सवाल है? बिल्कुल नहीं, आसानी से कर दोगे इसको। 14 × 14, तो 7 दूनी 14। यूनिट सबका लगेगा, एक बार देख लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 2 चौक 8, तो एक ही में है यूनिट डिजिट 8। सिंपल, खत्म काम। ठीक है। 3 पाई r स्क्वायर होता है ना, तो त्रिज्या दे रखे 3 पाई r स्क्वायर। तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 तिया 18, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 यूनिट डिजिट है, खत्म काम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु आर बिंदु जे के 10 किलोमीटर दक्षिण में है, तो बिंदु आर जो बिंदु जे के 10 किलोमीटर दक्षिण में है, आर 10 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है। ठीक है जी। चलिए आगे क्या बोला इसने। बिंदु एस बिंदु के 12 किलोमीटर उत्तर में है। बिंदु एस बिंदु के बिंदु आर बिंदु जे के 10 किलोमीटर पर दक्षिण में है। बिंदु आर बिंदु एस के 14 किलोमीटर पूर्व में है। तो ये आर जो है ये एस के 14 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है। बिंदु एस बिंदु के 12 मीटर उत्तर में है, 12 किलोमीटर उत्तर में है। बिंदु एस जो है वो बिंदु के यानी इस के उत्तर में है, ये कितना? 12 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु पी बिंदु के 7 किलोमीटर पूर्व में है। तो के 7 किलोमीटर पूर्व यानी कि इससे आधे में यहाँ पे है क्या? बिंदु पी, के 7 मीटर पूर्व में, ठीक है। बिंदु जे बिंदु पी से किस दिशा में है? तो पी से जे ये किस दिशा में है भाई? तो ये ऐसे बांट दो इसको, तो ये किधर आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम अपने पैर से किसी पत्थर को मारते हैं और पत्थर पैर पर समान और विपरीत बल, ये समान और विपरीत बल लगाता है, तो स्थिति न्यूटन के किस नियम? देखो वो है ना एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कर कैसे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ, ये सबको रटा हुआ है, ठीक है। यही बोला ना इसने, पत्थर पैर पर समान और विपरीत बल लगाता है, बिल्कुल यही शब्द होना चाहिए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है। पहली 28 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 23 संख्याओं का औसत इतना है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने कहा अगर सभी 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है, तो मैंने ये मान लिया कि सारी संख्याएं इतनी होंगी। सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब शुरू की जो 28 संख्याएं हैं, ये भी सारी संख्या यही होनी चाहिए 65.5, ठीक है। यार मेरा गला खराब हो रखा है थोड़ा सा, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लूँ।
चलिए, क्या सवाल था? 65.5 है इनका एवरेज, ठीक है। 28 संख्याओं का, पहले 28 संख्याओं का एवरेज कितना है? 54.5। तो देखो, मैंने कहा सारी 28 संख्या इतनी होनी चाहिए थी, बट ये इनका एवरेज कितना है? 54.5, यानी सारी 28 संख्या इतनी इतनी है। तो ये कितना कम है 65.5 से? ये कितना कम है? 54.5, 0, 5 4 गया 1 1। तो एक संख्या 11 कम है, और टोटल कितनी संख्या है? 28। तो इसमें कितने की कमी आ गई ये देखना पड़ेगा ना हमें। मैंने कहा सारी संख्या 65.5 होनी चाहिए थी, बट ये 28 संख्या जो है सारी 54.5, 54.5 ऐसे, 54.5 ऐसे हैं सारी संख्याएं। तो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं से 11 11 कम है। तो 28 संख्या, सभी संख्या 11 11 कम है। तो कितना कम हो गया इसमें? 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, और 8 30। तो इसमें कुल मिला के 308 की कमी है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम 23 संख्याओं का औसत 78 है। तो ये 23 संख्या जो है सारी 78 78 है। तो ये 78 है, होना कितना चाहिए था? 65.5। तो ये ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा ज़्यादा है? तो 66, 66 और 76, 12.5 है ना। यह जगह 13, 5 3 8, ठीक है। तो 23 संख्याएं, इसमें से एक संख्या 12.5 अधिक है, तो टोटल 23 संख्या जो वो कितना एक्स्ट्रा ले रही है? तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 23 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पंजे 15, और यार 23 ही कर देते हैं ना डायरेक्ट। 23 पंजे 115 होता है ना। हाँ, 23 पंजे 115, 23 दूनी 40, 47 और 10 57, 23 से कम 23 और 5 28। तो 287.5, एक के बाद पॉइंट भी है। तो ये इतना एक्स्ट्रा है, इतना इनके पास कम है, इतना इनके पास एक्स्ट्रा है। तो ओवरऑल देख लेते हैं कितने की कमी है, ज़्यादा है। तो 308 में से 287.5 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में 0, 9 में से 8 गया 1 1। तो 110.5 इनके पास क्या है? एक्स्ट्रा है। एक सेकेंड, 300 में से अप्रोक्स 300 घटाए तो मैंने 707, अच्छा यहाँ 0 बचे, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कह रहा यार ये 300 में से लगभग पौने 300 गए, तो ये 110 कैसे बच गया? तो 10.5 बचेगा, ठीक है। अभी जो 10.5 ये प्लस का है माइनस का? माइनस की संख्या बड़ी यानी कि ये कम है। इन संख्याओं के पास 10.5 की कमी है। तो ये 10.5 की जो कमी है, ये जो 10.5 की कमी है, वो बाकी बची हुई जो तीन संख्या है, तीन है ना, शेष तीन संख्या है, इन तीन के पास अपनी एवरेज से 10.5 ज़्यादा होगा, है ना। इनके पास 10.5 ज़्यादा होगा ना, उन्होंने ही तो इनको दे देंगे, वो 10.5 इनको दे देंगे, तो बराबर एवरेज का हिसाब किताब हो जाएगा। 10.5 यहाँ पे कम है। तो अब ये जो तीन संख्याएं हैं, इन तीन के पास 65.5 तो हो गई होगा, इतना इतना तो हो गई होगा, ठीक है। 60.5, 10.5 जो इनके पास कम है वो इनके पास एक्स्ट्रा होगा, तभी तो एवरेज बराबर बनेगा। तो भाई इन तीनों की एवरेज तो इस 10.5 को तीन में बराबर बांटेंगे तो कितना बटेगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 क्यों कर रहा हूँ यार, क्या हो गया है मेरे को? 3 3 9, 3 पंजे 15, 3.5, ठीक है। 69 तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, क्या हो रहा है भाई? कहीं पे कुछ गलती हुई है क्या? 15 46 47 और 10 57, 23 एकम 23, 5 28, 287.5, और 10 में से 5 गया 5, 0, 9 में से 8 गया, अशट यार, मैंने घटाई गलत दिया, यहाँ पे 20.5 बचेगा ना, 20.5 बचेगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3 6 18, और अब भी पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, नहीं, दशमलव के एक स्थान तक बोला है तो ठीक है। 3 6 18, 3 8 24, तो 6.8 जो है वो सब में जुड़ जाएगा। तो 65.5 तो है ही, अब 6.8 सब में जोड़ दो, 8 5 13, 6 और 6 12, 7 और 1 6 और 1 7, 72.3। हाँ यार, ऑप्शन नंबर 3 इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या यार, छोटी मोटी मिस्टेक के चक्कर में पूरा समय खराब हो जाता है। 6 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में सभी उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है। एम के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं।
तो एम है इसके बाईं ओर 1 2 और 3, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। टोटल 6 व्यक्ति हैं तो बाकी इधर बैठे होंगे, 3 3 6, ठीक है। और एल के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4, तो एल यहाँ बैठा होगा, इसके दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एन जे के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है वो जे के दाएं से तीसरे स्थान पे, देखो जे अगर यहाँ बैठेगा तो दाएं से तीसरे स्थान पे एन यहाँ पे आ जाएगा, जे अगर यहाँ बैठेगा तो एन यहाँ पे आना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑलरेडी एम बैठा है तो जे यहाँ बैठ जाएगा, उसके दाएं से तीसरे स्थान पर एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओ पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो अंतिम छोर पे नहीं तो एक ही जगह बची ये वाली। बोल कह रहा है अंतिम बाएं छोर पर कौन है, यहाँ पे कौन है जो इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, तो जे है क्या, नहीं जे यहाँ बैठा है। के एन और एल तो यहाँ बैठ ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया गया। करंट अफेयर का बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, जो कि नहीं पता आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकती है, ठीक है। यह धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर 2 घंटे 50 मिनट में जा सकती है, ठीक है। धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या होगी, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेंगे आई थिंक, है ना। धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर, तो देखो 15 किलोमीटर जाएगा धारा के अनुकूल, यानी कि x प्लस वाई की स्पीड से जाएगा। धारा के अनुकूल में x प्लस वाई हो जाता है, प्लस ये टाइम प्लस 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या हो जाता है, x माइनस वाई हो जाता है, और कुल मिला के इसको समय कितना लगा, 2 घंटे का, ठीक है। धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर x प्लस वाई की स्पीड से, प्लस धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जो कि x माइनस वाई की स्पीड से, 2 घंटे 50 मिनट, 50/60 ऐसे लिख दो, 5/6 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे 6 दूनी 12, 12 और 5 17/6 लिख दो इसको डायरेक्ट, ठीक है। 6 दूनी 12, 5/6, ठीक है। ठीक है, पूछा गया धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति, तो धारा के अनुकूल यानी कि ये बतानी है आपको x प्लस वाई की वैल्यू। तो इस तरह के सवालों में जब ऐसी इक्वेशन बनती है तो आपको करना क्या है, आपको 1+1/x+y को मान लेना, कुछ भी a मान लिया मैंने, ठीक है। 1/x-y को मान लिया b, तो 1/x+y अगर a मान लिया तो 1/xy, एक सेकेंड, ये a हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1/x+y जो था इसको हटा के हमने a लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। और x-y हटा देंगे, 1/x-y कितना हो जाएगा, b, तो ये b हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे x+y हट जाएगा तो ये 20 a हो जाएगा, और ये 12 b हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 17/6, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको निकालना है क्या, नाव की गति अनुकूल जाते वक्त, तो a की वैल्यू निकालनी है आपको, तो b को हटा दो। b को कैसे हटाएंगे, 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, तो यहाँ 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, इस पूरे में 3 की मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 तिया 45 a प्लस 8 तिया 24 b बराबर 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 a प्लस 12 दूनी 24 b बराबर 2 तिया 6 17/3, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म, 45 में से 40 गया तो 5 a बचे, इधर लिख देता हूँ, तो इसको मिटाई देता हूँ एक को, यहाँ पे कितना बचा, 5 a बराबर 6 - 17/3, तो 6 तिया 18/3 लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। तो ये कितना बचा, 18 में 1/3, और ये 5 इधर आ जाएगा नीचे, 3 पंजे 15, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/15, तो 1/x+y बराबर आ गया 1/15, तो x+y की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, आसान सा सवाल था, कैलकुलेशन समझाते समझाते करते हैं तो समय हो जाता है। 2 साइन को आपस में बदलना है, तो डिवाइड और माइनस को देख लो पहले, माइनस की जगह अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो हो पाएगा क्या, 14 × 112 होता है, बिल्कुल हो पाएगा, और माइनस की जगह सॉरी डिवाइड की जगह माइनस लगा दिया, 14 × 112 माइनस 40 प्लस 18 चौक 72, तो ये कितना हो जाएगा 72 और 8, 80 में से 40 गया 40, बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का सम्मेलन 15वां, भारत, ब्राज़ील, चीन या रशिया, ये अभी किसी मॉक टेस्ट में आया था आई थिंक, इसका आंसर ब्राज़ील था,
रियो में शायद, आई थिंक शायद यही होना चाहिए। अभी शायद किसी मॉक में आया था, वो 15वां ही था आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 cos³ प्लस -2 cos थीटा माइन अपॉन में साइन थीटा -3। हो, काफ़ी टाइम बाद ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, तो वैल्यू पुट ही करते हैं। बेस्ट मेथड वैल्यू पुट ही है मेरे हिसाब से। तो जब कुछ समझ में ना आया, वैसे भी आइडेंटिटीज़ वगैरह भूल ही चुका हूँ अभी तक तो वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू पुट करें? 45 सबसे आसान रहती है ना। एक मिनट रुको, मैं अपनी टेबल देख लेता हूँ यार। टेबल अपनी टेबल पे से ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लेता हूँ ना, एक सेकंड रुकना। हाँ 45 है ना। कॉस और साइन 45 इक्वल है। और ऑप्शन क्या है? टेन और कॉट। लेकिन टेन और कॉट तो इक्वल होता है ना 45 में, यानी कि दो ऑप्शन सही बैठ जाएंगे अगर मैं 45 रखूंगा। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे मैं 45 वैल्यू रख देता, तो मान लो कि कुछ भी आंसर आता, वो 1045 भी एक होता है, कॉट 45 भी एक होता है, ये भी दो हो जाता, ये भी दो हो जाता, आंसर क्या आता? ये दोनों सेटिस्फाई, दो दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते हैं ना। तो इसीलिए आपको वैल्यू पुट भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करनी है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसमें ऐसा ऑप्शन लेता हूँ जो सभी में अलग अलग हो। सब में मतलब ऐसा थीटा की वैल्यू वो रखता हूँ जिनकी वैल्यू सबकी अलग अलग आए। तो 60 रख लेते हैं ना। 40 और 60 रख लेते हैं। कॉस 60 कितना होता है? 40 और 60 1/2 है ना ही। हाँ 1/2, 3 × 1/2 का क्यूब -2 × 1/2, तो ये तो एक हो गया ना। अपॉन में साइन 60 कितना होता है? साइन 60 है भाई √3/2 -3 × √3/2 का क्यूब। तो देखो भाई कितना आ जाएगा, दो दूनी चार दूनी 8, तो ये आ गया भाई 3/8 -1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 8/8, तो होगा -5/8। ये तो ऊपर वाले का आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, √3 की क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 √3, 3 × 3 √3 अपॉन में दो दूनी चार दूनी 8, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 9 √3, 9 √3, ठीक है। √3/2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। तो नीचे क्या बचा भाई? 9 4 क्या, -5 √3/8। देखो माइनस से माइनस खत्म, 8 से 8 खत्म, 5 से 5 खत्म, 1/√3 आ गया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 रख के देख लो कहाँ पे आता है 1/√3। तो 1060 का उल्टा कॉट 60, 1/3 होता है, खत्म काम, है ना। √60, ठीक है। समझ पाए बात को, कैसे वैल्यू पुट करनी है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये रेशियोज को आपको देखना है, पहले से पहला फिर पहले से लास्ट ऐसे करके चेक करना है। तो C से F, C D E F +3 A, BCDEF +5, TUVWXYZA, 3 5 2 4 6 7, 3 5 7, ठीक है। 3 14 और 5 19, बिल्कुल सही है। 3STUV, तो V आएगा सबसे पहले, ठीक है। UVWXYZ, तो Z आएगा उसके बाद, ये दोनों, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। N के बाद 7, तो N कितना होता है? 14, 14 और 7 कितना होता है? 21 होता है ना। NOPQRSTU, तो U आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। एक सेकंड, 3 6 और 1 7, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पंजीयक जनरल द्वारा भारत के नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात MMR डेटा जारी किया गया था 2019-21 की अवधि के लिए। भारत का MMR क्या था? अगेन नो आइडिया भाई इसका, आगे बढ़ते हैं। W और X किसी कार्य को 25 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया है, लेकिन W कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ देता है और X शेष कार्य 15 दिन में पूरा करता है। शुरुआत से कितने दिन बाद W कार्य छोड़ देता है? देखो W और X, W 25 दिन में और X 75 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई एफिशिएंसी निकाल लो, 75 एकम 75, 25 तिया 75। W अगर 3 काम करता है तो X एक काम करता है, ठीक है। X, अब क्या हुआ, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन W कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ देता है।
एक्स शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो एक्स 15 दिन तक कितना काम कर देगा? एक दिन में एक काम करता है तो 15 दिन में 15 काम कर देगा वो। तो 75 में से 15 काम एक्स ने किया 15 दिनों में। तो 60 काम जो था वो बचा हुआ, वो इन दोनों ने मिलके किया होगा, डब्ल्यू प्लस एक्स ने, है ना। एक्स ने अकेले तो 15 ही काम किया है और काम पूरा हो गया, यानी कि पिछला जो 60 काम है वो दोनों ने मिलकर किया हुआ। दोनों करते कितना थे? 4 काम करते थे, तो 60 काम को कितने दिन में कर दिया होगा इसने? 4 5 20, 15 दिनों में काम खत्म कर दिया होगा। तो टोटल काम हो गया 30 दिन में, और शुरुआत से कितने दिनों बाद डब्ल्यू कार्य छोड़ देता है? 15 दिन बाद छोड़ देता है। 15 दिन तक साथ करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ही लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा? देखो, टी से सी का कोई कनेक्शन है क्या? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 2 4 6 + 6, आई जे के एल +3, सी डी एफ +3, के एल एम एन ओ पी क्यू +6। तो यहाँ पे भी 6 है, 3 है, 3 है, फिर 6 है। वाई से एच जेड 8 और 1 9 +9 है। 3 3 6 9, 6 3 3 6 9। टी से सी तक कितना होता है? 20 और 6 और 3 9, बिल्कुल सही। 9 6 3 3 6 9, क्या बात है, बहुत सही। तो पहले 9 प्लस करना है इसमें, तो 16 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा? 16 4 20 और 5 25, तो 25 क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, तो चेक ही मत करो, सब में वाई है शुरुआत में। फिर दूसरे नंबर पे भी सेम है। तीसरे नंबर पे देखो, पहले तो 9 प्लस करना था, फिर 6, अब 3 प्लस करो, सी डी ई एफ, तो एफ आएगा। ये दोनों ऑप्शन ख़त्म। उसके बाद 9 6 3, उसके बाद फिर 3, एन ओ पी क्यू, तो क्यू आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था यार ये। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा यहाँ से आती है, अरब सागर की यहाँ से आती है, बारिश करते हुए ऊपर की साइड नॉर्थ में इनका मिलन होता है, जो कि आपका प्रायद्वीपीय दक्षिण भाग में नहीं होगा, कोरोमंडल नीचे है, गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्कन पठार के उत्तर में नीचे होता है। ये तो एक ही ऑप्शन है जो कि उत्तर का दिखा रखा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक सेक टेन, इन सब की आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इंडिविजुअल वैल्यू के लिए आप क्या करो, सबसे बेस्ट होता है 360 से इसको भाग कर दो। 360 से, 360 के मल्टीपल में लिख लो, तो जो बचेगा वही आंसर होता है। ठीक है, तो 360 से कर लो भाई, इसको सबको भाग करना पड़ेगा ना, करके देख लेते हैं यार। 360, 8 पंजे, ओ सॉरी, 8 तिया, 7 तिया, 9 तिया 27, तो 9 से हो सकता, 9 6 54, 27 और 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से कर लो, 8 6 48, और 8 तिया 24 और 4 28, तो 28 80। तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक 360 इंटू 8 प्लस, कितना हो जाएगा ये? 90 130 बचेगा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दो यहाँ से। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस क्यों लग रहे हैं मेरे को आज, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उसके बावजूद भी। तो 42 60, अगेन ये देखो 360 से डिवाइड करना है इसको, तो 400 मान लेते हैं। 10 11, कम से कम 11 से जाना, 11 6 66 गए थे, 33 और 33 और 6 39, तो अभी तो बच रहा है इसमें, तो 12 से जा सकता है। 12 6 72, 12 3 36 40 और 3 नहीं, 12 6 72, 12 3 36 43, 4320, माइनस करके भी लिख सकते हैं हम इसको। माइनस करके भी लिख ही सकते हैं ना। माइनस करके लिख सकते हैं ना। यार मैं भूल रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो सेक 360 इंटू 11 ही देख लेते हैं ना, 11 करके कितना आ रहा है?
ग्यारह छः 66, 33 और 39, तो बहुत कम आ रहा है ना। तो 12 माइनस, यार 12 से कितना आ रहा था, 12 छः 72, 12 36, 40, 3 43, 120, तो 40 और 60 आ गया है, ठीक है। प्लस इसको भाग करें तो कितना आना चाहिए, 8 से तो ये आ ही गया था, तो कम से कम 7 से तो आना चाहिए ये, 360, 7 छः 42, 7 21 और 4 2520, तो ये बचा आपका 10, 360 इंटू 7 प्लस 2520 में कितना जोड़ें, 45, 45, ठीक है। प्लस और यहाँ पे क्या बचा, कॉट, तो इसको भाई 3 छः 18, तो 6 छः 36, 6 18 19 20 21 नहीं हो सकता, 5 छः 30, 5 16 17 18, 1800, अगेन इसको माइनस करके लिख सकते हैं, 5 माइनस कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब सबकी इनकी वैल्यू लिख दो, कॉस सेक 30 कितना होता है, 2, और आपका सेक 60, सेक 60 कितना होगा, अब सब आपको सिर्फ देखो 360 की फॉर्म में लिख देना, इनकी वैल्यू देखनी है अब आपको, ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन 2, 10 45 1, कॉट 45 माइनस का 1, सेक 60 डिग्री, 2 ही होगा ना सर, 5 में से एक गया, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ज़्यादा नहीं सोचेंगे, टाइम बहुत ख़राब कर दिया इसमें, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 34 से 46, तो 34 से 46 कितना हो जाएगा, 44 प्लस 12 हो गया ये, और 46 और 56, 66, तो ये 18 हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, 64 98 4 2 24 हो गया, तो 6 6 के गैप पे प्लस होता जा रहा है, तो प्लस 6 करेंगे तो 30 प्लस हो जाएगा, बस 11 118 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6 6 गैप पे प्लस हो रहा है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 65 में कौन थे जी, 65 में नेहरू जी की मृत्यु के जस्ट बाद की बात है, तो ये कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में पानी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पानी में तब तक उतारा जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से डूब न जाए, तो पानी के स्तर में, पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। देखो एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें एक गोला मैंने डाला, ठीक है, और नीचे उतार दिया कि पूरा डूब गया, तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। तो देखो ये जो पानी का स्तर बढ़ेगा, जो भी पानी का स्तर बढ़ेगा वो एक बेलनाकार शेप में तो बढ़ेगा ऊपर, तो जितनी बॉल, ये जो बॉल है ना, जो भी हमने गोला गोला अंदर डाला है, इस गोले का जितना भी आयतन के बराबर पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो गोला आयतन घेरेगा अंदर जाके, उसके आयतन के बराबर जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, किसकी शेप में, बेलनाकार बर्तन है तो बेलनाकार की शेप में आ जाएगा ऊपर, तो यानी कि गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा इस बेलनाकार ऊपर वाली शेप के आयतन के, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 3 की क्यूब, बराबर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना इसका बेलनाकार बर्तन का, ये वाला, ठीक है, ये कितनी ऊंचाई तक भरेगा, इसको एच मान लो आप, तो इसका आयतन बताना ऊपर वाले हिस्से का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर एच, एच ही बतानी है कितना ऊपर जाएगा पानी, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, तो 3 3 9/4, पॉइंट में आंसर है, तो 4 दूनी 8 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट भाषा में इसको ये लिखा था, पूछा क्या इसने, लाइक शब्द के लिए कूट भाषा कहाँ है, कूट शब्द क्या है भाई बताना है। तो लाइक यहाँ पे है, और कहीं है कि यहाँ पे है क्या लाइक, नहीं, यहाँ पे है क्या लाइक, नहीं, तो लाइक का कूट केवल इसमें हो सकता है, बाकी किसी में नहीं होगा। देखो अब ए बी यहाँ पर है, ए बी कहीं और है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो ए बी इसका कूट हो सकता है। ई एफ यहाँ पे है क्या, और कहीं है क्या, ई एफ यहाँ पे है तो ई एफ नहीं हो सकता। ओ पी यहाँ पे है, ओ पी यहाँ पे, ओ पी नहीं हो सकता, तो ए बी एक ऐसा कोड है जो कि इसमें केवल ए बी ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो हमें इनमें से किस सलाह का पालन नहीं करना चाहिए, बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों का संयोजन का उपयोग, क्या पूछा है, एक मजबूत पासवर्ड बनाना है तो संयोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। शब्द को उसके कोश के किसी शब्द या किसी उपयुक्त नाम का उपयोग करना,
किसी फ़ोन नंबर या महत्वपूर्ण तारीख का उपयोग न करना, सही बात है, हैक हो सकता है इससे, ये बात भी सही है। अपने पिछले अन्य पासवर्ड से एकदम भिन्न पासवर्ड का उपयोग करना, बिल्कुल सही। 3 बातें तो सही है, एक यही गलत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार करना है इसका, यानी कि सिंप्लीफाई करना है इसको, एक्सपेंड करना है, सॉरी। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या होता है? माइनस में भी अगर दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे सी मान लो और यहाँ पे प्लस लिख दो। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो ना, खत्म काम। तो ए स्क्वायर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, सब में है। प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, सब में है। प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। प्लस 2ab, तो 2 × ए प्लस का है, बी भी प्लस का है, तो माइनस का नहीं हो सकता, प्लस का ही आंसर आएगा, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए, बेजोड़ यानी कि ऑड वन आउट, इसमें आपको छाटना है। तो सबसे लास्ट वाले पेड़ से शुरू करेंगे। तो TUVWX +4, लास्ट में देखो LMNOP +4, YZABC +4, DEFGH +4, सब में +4 है। तो शुरू वाले पेड़ को देखो, LMNOP DEFGH QRSTU WXYZA, सब में +4। अब ये वाला पेड़ चेक करो, PQRST HIJKL UVWXY ABCD ABCD, इसमें +3 है का गैप है, बाकी सब में 4 का गैप है। तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का हस्तक्षेप, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है। साफ आकाश नीला प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 75 में। ये डिटेल में इसको बताता मैं, बट अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। ठीक है, चलिए। 10θ/2 × 10 बराबर 1 है, तो डिग्री में थीटा का मान क्या हुआ ये आपको बताना है। 10θ/2 10 2θ/5, 10 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 90 अगर मैं रखूँ थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका 90, 18 दूनी 36, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या कर सकते हो आप इसमें? 10a और 10b भी तो कर सकते हो। 10a × 10b बराबर क्या होता है? अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 10a + b बराबर क्या होता है? 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a सॉरी × 10b, ये होता है फॉर्मूला। एक बार करके देखते हैं, इस पर कोशिश करते हैं, है ना। 10a कितना है? θ/2, 10a यानी कि θ/2, 10θ/2 प्लस 10b कितना है? 10 2θ/5 अपॉन में 1 - 10a × 10b। तो 10a × 10b तो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। 1 - 1 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 से तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और 10 θ इन्फिनिटी में कौन सा होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि इनका a + b जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए। देखो नीचे 1 - 1 0 आ गया, 0 इन्फिनिटी तक आ जाएगा। और इन्फिनिटी का मतलब 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी में होती है, तो इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 1090। ठीक है, तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई, a + b की वैल्यू। तो a कितना है? θ/2 + 2θ/5 बराबर 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5θ + 2 दूनी 4θ अपॉन में 5 दूनी 10 बराबर 90। ये इधर चला गया, 900 हो गया, 5 4 9, तो ये 9 नीचे आ गया, एक थीटा की वैल्यू आ गई 100। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले परंतु कबड्डी नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। क्रिकेट और फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले, कबड्डी ना खेलने वाले, तो ये आगे वी। ठीक है, ये दोनों गेम खेल रहे हैं, कबड्डी नहीं खेल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और कंप्यूटर से जुड़े नियंत्रण
उपकरणों और पेरिफेरल्स के साथ संचार करता है। हार्डवेयर और कंप्यूटर से जुड़े नियंत्रण उपकरणों और पेरिफेरल्स के साथ संचार करता है। शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, डिवाइस, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। मुझे तो यार इसके बारे में पता नहीं क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम ख़राब नहीं करेंगे, जो आता है उसको करेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। देखो 5 से विभाज्य ना हो, इसके एंड में 0 या 5 नहीं होना चाहिए। अगर 0 और 5 होगा तो 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। 6 से विभाज्यता के लिए 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। एंड में 2 से विभाज्य होने के लिए देखो के ना तो 3 हो सकता है ना 9 हो सकता है, ठीक है। अगर 3 और 9 होगा तो 2 से तो कटेगी नहीं संख्या, तो या तो 4 या 6 आना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए क्या चाहिए, 3 और 6 गया, 4 और 2 6। तो यहाँ पे ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 3 से कटे, वो 6 ही हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तभी तो 3 से कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर। देखो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि 2 चीज़ें देखनी है, एक तो वृत्ताकार है शेप देखनी है, और बैठे कैसे, अंदर या बाहर, ठीक है। तो ये बाहर की ओर मुख करके बैठे, इसका ध्यान रखना, गलत कर सकते हो आप सवाल। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो जी के दाईं ओर से तो इधर आएगा दाएं, 1 2 3। जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है, क्योंकि मुंह बाहर की तरफ है। 2 व्यक्ति एल और बी के बीच में बैठे हैं। एल और बी कहाँ पर है, पता नहीं। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो के दाएं से दूसरे स्थान पर बी है, और एल और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। डब्ल्यू जी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू जी का तत्काल पड़ोसी नहीं, तो डब्ल्यू यहाँ बैठा होगा, सिंपल। वी और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू और वी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बीच में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाई के बिग आइलैंड पर किलाउआ ज्वालामुखी फटा, लावा के फव्वारे हवा में 1000 फीट ऊपर तक पहुंचे। किलाउआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है। किलाउआ मिश्रित, राख, शंकु, कवच, स्ट्रेटो ज्वालामुखी। नहीं पता भाई इसका, आगे बढ़ते हैं। आधे सवाल हुए हैं और समय हो चुका है, 30 मिनट का समय बचा है मात्र आपके पास। ये आपको सरल करना है तो आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो इसको। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0.8 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। तो इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। तो 0.a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक है। नीचे क्या है, 0.80 प्लस 0.4। तो देखो प्लस वाला तो प्लस से ख़त्म हो गया, ये बचा केवल। तो माइनस करना है आपको, तो 8 8 64 और 4 चौक 16, तो 14 6 8 और 5 बच गया 4, 48 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है 10 किलोमीटर, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है। अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ पर है भाई वो, 4 तो ये है, 2 ये है, दक्षिण में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आया हुआ है। एनडीबी एशिया में ही है ये, और ये है आपका चाइना के शंघाई में, आई थिंक। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूसुफ एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है और इसे 15% लाभ पर बेचता है। यदि उस राशि से वह एक अन्य वस्तु खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ क्या है। एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है, 15% के लाभ पे बेचता है। उस राशि से, यानी कि जो वो राशि थी उससे उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे फिर 12% के लाभ पे बेचा, तो कुल लाभ कितना है। देखो पहले तो 5500 पर 15% का लाभ, ठीक है। तो कितना हो गया, 15 5 75, 15 5 75, 5 80 और 2 82, 825 रुपये का लाभ तो इसने 15% यहाँ पे ले लिया। अब जो लाभ लिया, तो 5500 रुपये की वस्तु थी, उसने 825 के प्रॉफिट पे बेच दिया। 8 5 13, 6325 रुपये में उसने कोई चीज़ बेची। अब ये जो चीज़ आई, इसको भी इसने 12% के लाभ पे बेच दिया, यानी कि जितने में उसने बेची थी इतने रुपए उसको मिले थे। अब इस वस्तु को भी, इसको भी बेच दिया कितने पे, 12% के लाभ पर। तो कितने का लाभ इसको और हो गया, तो देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 4 पंजे 20, 25 से कट रहा है क्या, 25 चौक 25 दूनी 50
और 13 25 पंजे 125, 25 5 75, सॉरी 25 तिया 75, 5 6 7 25 तिया 75, ठीक है। तो 253 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 6 और 1 7, 759 का इसको और प्रॉफिट हो गया। पहले 825 का प्रॉफिट था, अब 759 का प्रॉफिट हो गया। टोटल कितना हो गया? 9 5 14, 5 6 7 और 1 8, 8 7 15, 1584 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई क्यू का एन से संबंध बताना है, क्यू और एन, ये रहा, ठीक है। एन हैशटैग एम है, हैशटैग का मतलब क्या है? एम एन का पुत्र है, तो एम यहाँ पे कौन है? एम, ये पुत्र है किसका? एन का, ठीक है। एट द रेट का क्या मतलब है? एम एन का भाई है, तो एम जो है ये भाई है किसका? एन का, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? एम एन की पुत्री है, तो ये एम जो है ये पुत्री है किसकी? एन की, एम पुत्री है एन की, ठीक है। एंड का क्या मतलब हुआ भाई? एम एन की पत्नी है, तो ये एम जो है पत्नी है किसकी? एन की, तो एम एन पति हो गए। तो क्यू का एन से क्या संबंध है? एन के पिताजी की, के पिताजी, पिताजी के पिताजी कौन हो गए? दादाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी द्वारा निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने में निवेशकों की मदद करने के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये बताना है। केवाईसी ट्रैकर, मित्रा, एमएफ ट्रैकर, इन्वेस्टमेंट फाइंडर। म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने में निवेशकों की मदद करने के लिए, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट अगर मैं गेस लेना चाहूँ तो म्यूचुअल फंड ट्रैकर ऐसा कुछ नाम होना चाहिए, आई थिंक, नॉट श्योर बट होना ऐसा चाहिए नाम कुछ। दो संख्याओं का योग 140 है, यदि उनका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 240, एचसीएफ 20 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरह के सवालों में। आपको क्या दे रखा है? योग भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है ना। अगर आप एक संख्या को एक्स मानोगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, ऑप्शन से जाओ। अगर एक संख्या 60 है, दोनों का योग कितना? 140 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अब देखो इनका एचसीएफ और एलसीएम देखो जल्दी से, 20 तिया 60, 20 चौका 80, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 20 ही है। इंटू 4 तिया 12 दूनी 24, 240, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही सही है। एलसीएम भी इसका 240 आ रहा है, एचसीएफ भी 20 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, खत्म काम। ए का अर्थ डिवाइड प्लस ये सब बताना, तो बी का अर्थ क्या है भाई? 62, बी का अर्थ है इंटू 2, डी का अर्थ क्या है भाई? डी का अर्थ है -190, ए का अर्थ है डिवाइड 5, सी का अर्थ क्या है? +7, ठीक है। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, -5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, +7, ठीक है। तो ये +7 गया, तो -31 बचा, तो 31 में गया 4 में गया 3, और 12 में से 3 गया 9, 93, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिलाई वाले जहाज का उद्घाटन डैश में करेगी? सिलाई वाले जहाज का उद्घाटन कहाँ करेगी भारतीय नौसेना? ऐसी चीज़ें मोस्टली यार महाराष्ट्र या गुजरात तरह की साइड ही होती हैं, तो शायद आई थिंक महाराष्ट्र या गुजरात में से एक होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, बट थोड़ा सा गेस लेते हैं ना। शारजहाँ में किस पुरातात्विक स्थल को 210,000 वर्षों में मानवीय रेगिस्तान अनुकूलन को प्रदर्शित करने के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है? तो नाम ही अजीब से है, मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल भी, तो समय खराब नहीं करेंगे, वैसे भी कम समय है। यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो द्विघात समीकरण क्या है ये आपको बतानी है। या तो इनकी वैल्यू पुट कर करके देख लो, नहीं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों दे रखे हैं, अगर इनको मैं प्लस करता हूँ तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब इन ऑप्शन में देख लो -4 कहाँ कहाँ आ रहा है, अगर नहीं आता तो फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर दो ऑप्शन एक जैसे हो जाते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखना। देखो -b/a, तो -b, -4/a कितना है? 1, तो -4 आ रहा है, पहला ऑप्शन तो हो सकता है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे में देखो -4/-1, तो यहाँ 4 आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे -4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी -4 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन ऐसा जो सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ठीक है। 3 शर्तें दी हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई सी भी एक शर्त इसमें से फॉलो करेगी। यदि पहला तत्व, क्वेश्चन कहाँ है ये लिखा, यदि पहला तत्व सम संख्या है तो पहला सम संख्या, अंतिम तत्व भी अंतिम शब्द जो है, अंतिम तत्व जो सम संख्या नहीं है, तो पहली शर्त खत्म। यदि दूसरा तत्व सम संख्या है, दूसरा तत्व सम संख्या है क्या? नहीं, ये भी खत्म। तीसरी कंडीशन ही फॉलो करेगी। चौथा तत्व एक प्रतीक है, 1 2 3 4, और छठा भी एक प्रतीक है, बिल्कुल सही।
दोनों तत्वों को एन के रूप में लिख देना, तो दोनों को एन के रूप में लिख देना भाई, ठीक है। बाकी सबको तो सेम लिखो। तो 8 को क्या लिखोगे आप? 8 को लिखोगे ए, 5 को लिखोगे आप डी, एन को लिखोगे आप एस, इसको एन लिखोगे, 9 को आप लिखोगे एम, इसको अगेन एन लिखोगे। इतने से आंसर आ रहा है क्या? देखें, ए डी एस एन एम, ए डी एस एन, ए डी एस एन एम एन, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का विषय क्या है? अगेन ये नहीं पता, बट देख लेते, पढ़ लेते इसको। स्वास्थ्य के लिए प्रकाश, भविष्य के लिए प्रकाश, प्रकाश, नवाचार, समाज, प्रकाश और प्रौद्योगिकी। स्वास्थ्य के लिए प्रकाश, भविष्य के लिए प्रकाश, ये दोनों तो मुझे लग रहे हैं थोड़ा सा ठीक से तो लग नहीं रहे पढ़ने में। प्रकाश, नवाचार और समाज, लाइट, इनोवेशन और सोसाइटी, ये मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए थीम। प्रकाश और प्रौद्योगिकी ये भी लग रहा है, बट थोड़ा ज़्यादा सही सा लग रहा है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। बाकी तो नहीं पता है, थोड़ा सा गैस ही ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? अकबर, ये ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अन्नू रानी ने 2025 में पोलैंड मीट में भाला फेंक में डैश थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। करंट अफेयर का ऐसे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। एक इमारत के एक ही तल पर एक संस्था के दो विभाग दो अलग अलग कमरों में स्थित हैं। एक इमारत के एक ही तल पर एक संस्था के दो विभाग दो अलग अलग कमरों में स्थित हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण डाटा और सूचना के आपसी संचार के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क की पहचान कीजिए। लैन, मैन, पेन और वैन। देखो, ये दोनों तो हो नहीं सकता है ना, वाइड एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया जो भी है ये लंबे एरिया के लिए होते हैं। पर्सनल एरिया और लोकल एरिया नेटवर्क, इनमें से होगा। और जब दो अलग अलग कमरों में स्थित हैं, एक संस्था के दो विभाग अलग अलग कमरों में, तो पर्सनल एरिया में तो शायद एक ही कमरों में होता है ना, आई थिंक। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत छोटे से एरिया के लिए होता है, तो आई थिंक ये होना चाहिए लैन, आई थिंक। पेन नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लगा दिया क्या? मैन लगा दिया, बताओ, लैन की जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। तो पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। अब से 5 वर्ष बाद यदि पुत्र की आयु उसके पिता की आयु का योग, पुत्र और पिता की आयु का योग 70 वर्ष होगा, तो अब से 5 वर्ष बाद पिता इतने के हो जाएंगे प्लस पुत्र इतने के हो जाएंगे, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, वर्तमान से कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी? तो पिता और पुत्र की आयु निकाल लो आप, पी प्लस पी यू प्लस 10, यानी कि इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 70 में से 10 गया 60 बचेगा। ठीक है, तो पी प्लस पी यू, देखो पी की वैल्यू क्या है? 5 पी यू, तो पी की वैल्यू की जगह आप 5 पी यू लिख दो, प्लस पी यू बराबर 60, तो 6 पी यू। तो पी यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 कम से 10। तो पी यू अगर 10 है तो 10 पंजे 50, पी आ गया 50। तो पी यू 10 और पी आ गया 50। पूछा गया इसने वर्तमान से कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी? पिता की आयु की 3 गुना हो जाएगी पुत्र की आयु की, 10 वर्ष बाद हो जाएगी 20 या 60। 10 वर्ष बाद ये 20 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगी 10 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस का अर्थ, माइनस, ये सब बताना है आपको। इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड लगाओ, 3 चौक 12 डबल जीरो। माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू एक करेंगे तो एक ही आएगा। डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो 400 प्लस 10, और प्लस का अर्थ माइनस है 499, तो 500 में से 499 गया, कितना बचा? एक। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21A 86th अमेंडमेंट 2002, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर एक सफ़ेद ठोस ठोस पदार्थ जिसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है, सामान्यतः किस में किया जाता है इसका उपयोग? उर्वरक और प्लास्टिक बनाने में, सीमेंट और कांच के निर्माण में, जल को कीटाणु रहित और कपड़ों को ब्लीच करने में तो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, भोजन को संरक्षित करने और पानी को नरम करने के लिए। आई थिंक क्लोरीन भी बोल रहा है ना ये, क्लोरीन की तेज गंध, तो जल को कीटाणु रहित करने में भी यूज़ होता है, वो कपड़ों में तो होते ही होता है, तो शायद ये सी होना चाहिए आई थिंक इसका, अगर गेस किया जाए लॉजिकल। ठीक है, चलो भाई। साइन
पाई प्लस थीटा कॉस, थोड़ा टाइम कम है ना, इसको बाद में देखेंगे। वैसे मैं फॉर्मूलाज भूल रहा हूँ अभी ट्रिग्नोमेट्री के, रिवीजन कर लेंगे एक बार। एच से के एन क्यू, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आएगा, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्यू से यू, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी आएगा। ये ऑप्शन दोनों खत्म, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी डी ई एफ जी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन गडकरी नई दिल्ली में जैव ऊर्जा मूल्य श्रृंखला पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय बीबीबी शिखर सम्मेलन और एक्सपो के अनुसार वैश्विक वाहन निर्माण में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? वैश्विक वाहन विनिर्माण में भारत की वर्तमान रैंकिंग, तो फर्स्ट पे तो नहीं मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फर्स्ट सेकंड पे तो नहीं होना चाहिए। वाहन विनिर्माण में भारत की रैंकिंग थर्ड और फोर्थ में से एक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, जैसे कि हम हमेशा जाते हैं कन्फ्यूज़न की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है? NTPC का PYQ का क्वेश्चन है, पूछा गया पहले भी। कहाँ पर है? ये जयपुर में है। पहले भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है NTPC के PYQ में ही। सीमा को देख सीमा को देख, क्या बोल रहा हूँ। सीमा ने देखा कि फिल्मों के टिकटों की कीमत में वृद्धि 9:10 के अनुपात में हो गया, यानी कि पहले जो 9 थी कीमत वो 10 हो गई अब। यदि सिनेमा हॉल में टिकट का मूल किराया 180 रुपये है, यानी 180 रुपये है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 18, 20 से मल्टीप्लाई हो रही है इसमें, तो इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करें 200 हो जाएगा। ठीक है, यदि 9 था तो 10 हो गया, 180 से 180 से 200 हो गया। ठीक है, और कुल 2200 टिकट बेचे गए, तो सिनेमा हॉल के कुल राजस्व में कितनी वृद्धि हुई? तो 180 रुपये का टिकट था जो कि 200 रुपये में बेचा जा रहा, तो एक टिकट पे 20 रुपये का फायदा हो रहा है। कुल मिला के 2200 टिकट बेचे, तो 22 दूनी 44,000, ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पुस्तकें हैं, ठीक है। आर और एस के मध्य 3 पुस्तकें रखी गई हैं, तो आर और एस 1 2 3, या फिर आर और एस ऐसे हो सकते हैं 1 2 3, ठीक है। पी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है। पी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है। पी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है, तो क्यू के नीचे, पी को टी के ऊपर, ठीक है। टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है। यदि कोई पुस्तक आर के ऊपर नहीं है, तो आर के ऊपर कोई पुस्तक नहीं है, तो ये खत्म, ये वाला सही है। क्यू के ठीक ऊपर कौन सी पुस्तक रखी? क्यू के ठीक ऊपर आर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? महामेधवाहन वंश, हर्यक वंश, रट भोजक वंश, सातवाहन वंश। खारवेल का संबंध किससे था? यार अभी नहीं पता, इसको आगे बढ़ते हैं ना, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं। यदि ये सब है तो एन की वैल्यू बतानी है। अच्छा ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई? 4 चौक 16 इंटू 16 की पावर 2, मतलब हो गया 16 की पावर 3 बराबर 4 की पावर n इंटू 4 की पावर, तो इसको भाई 4 में चेंज कर दो। 4 चौक 16, तो ये हो गया 4 की पावर 6 बराबर 4 की पावर n इंटू 4 की पावर √4, ठीक है। तो 4 की पावर 6 के अपॉन में आ गया 4 √4, तो 4 से ये गया 4 की पावर 5 बची ऊपर, नीचे बचा √4, यानी कि 4 की पावर 1/2। अंडर √4 का मतलब, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है। डिवाइड में है पावर, तो माइनस हो जाएगी, तो 5 में से आधी पावर गई तो कितनी बची? 4.5 पावर बची, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 4.5, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या प्रत्येक सम अंक को 2 से गुणा किया जाता है और प्रत्येक विषम अंक को अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या, नई संख्या में उन अंकों का योग क्या होगा जो एक से अधिक बार आए हैं? देखो, सम अंक को *2 करना है और विषम में +2 करना है, ठीक है। तो बनाओ ऑप्शन, सम में *2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 और 2 5, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 और 2 7, 1 और 2 3, ठीक है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 और 2 5, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 और 2 7, 1 और 2 3, ठीक है। एक से अधिक बार कौन कौन सा आया? 4 आया एक से अधिक बार, तो 4 और 4 8, ये आया 8 और 8 16, और क्या है? नई संख्या में उन
अंकों का योग क्या होगा जो एक से अधिक बार आए हैं? अच्छा ठीक है समझ गया। मैं कह रहा 24 तो इसमें है ही नहीं। तो 4 आया है, 8 आया है, एक से अधिक बार और कौन है? 8 और 4 12, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 और 8 ही आए हैं 2 बार बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आता है? समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में आता है। 14 14 15 16 17 18, तो कितने हो गए टोटल? 5 राइट्स हो गए। ऑप्शन नंबर 5 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बतानी है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? ये ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, तो पाई से तो देखो पहले पाई काट दो यहाँ पे। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? 12 इंटू 12, तो 12 एकम 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 बराबर कितना? 32। तो इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, 2 एकम 2 6 12, 16 पंजे 80। तो भाई थीटा आ गया आपका 80। ठीक है, चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई में वैल्यू दी है, तो पाई इंटू आर कितना है? 12। तो अगेन इससे खत्म, 12 तिया 36, तो 8 दूनी 16/3 पाई, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्या है? संख्या दी हुई है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए, कहाँ है संख्या? ये रही। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 648 या 653 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक 5, सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? ये। तो इसका पहला अंक क्या है? 3, 5 और 3 8, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे कमजोर चालक है? सबसे कमजोर चालक कौन सा है? बेकेलाइट, पीतल, डायमंड, तरल, हीलियम। पीतल तो सही चालक है। डायमंड, तरल, हीलियम, हीलियम हीलियम ये सब, बैकलाइट, हीलियम हीलियम ये सब अच्छे से नाम लग रहे हैं तो शायद अच्छे चालक हों, पर डायमंड भी अच्छा चालक होता है। बट ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे वैसे भी, और कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्ष के बाद इतने रुपए, 7 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान राशि पर 2 वर्ष के लिए दुगनी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, 3 वर्ष के बाद इतना हो गया ब्याज। अच्छा, ये साधारण ब्याज पर है, साधारण ब्याज की राशि दर पर 3 वर्ष के बाद इतना, 7 वर्ष के बाद इतना हो गया। इसको ना मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, थोड़ा 10 मिनट बचे हैं ना, बाद में लेता हूँ इसको, है ना। आगे के सवाल कर लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में हुआ एक छोर से 7वें स्थान पर है और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है, तो 11 और 6 17, कुल संख्या पूछिए 17 है। तो आसान सा सवाल है, आप सभी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 11 और 6 17, ठीक है। 18 मई 2025 को प्रक्षेपित होने वाले इसरो का उपग्रह नाम, ये वैसे भी करंट अफेयर का है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं। जब इतने और इतने में प्रत्येक में से x घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में आती है। तो x की वैल्यू निकालनी, x घटाया जाता है, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है। इन चारों में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो ये समानुपात में आ जाती है। तो x+5 और इसका मध्यानुपाती बना बताना है। देखो इस स्थिति में क्या करना होता है? 22 38 31 55, इनका और इनका गैप लो आप, कितना हो जाएगा? तो 8 में से हो गया 6, 3 में से 16 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 4, 5 हो 2। ठीक है, इनका आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 66 और 31 दूनी 22 तिया 66, 31 दूनी 62। ठीक है, अपॉन 1। ठीक है ना, 22 38 31 और 55। ठीक है, 66 31 दूनी 62, सही कर रहा हूँ ना? ठीक है, तो 66 में से 62 गया 4/1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये x+5 कितना हो गया? 9, 4 और 5 9, और ये कितना हो गया? 4 तिया 12 में से 2 गया 10, है ना। 4 तिया 12 माइनस 2 10। ठीक है, अब इनका मध्यानुपाती बताना, तो b² बराबर AC होता है, a इंटू सी। तो ये कितना हो जाएगा? रूट इधर आ जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 3√10, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ गाय तितली हैं, तो गाय कुछ गाय तितली हैं,
कुछ दरवाजे दूध हैं, दरवाजे और दूध का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं। सभी दूध मछली है, तो इनका कोई अलग से लग रहा है ये। कुछ दरवाजे दूध हैं, सभी दूध मछलियाँ हैं, ठीक है, यानी कि गाय और तितली अलग और ये सब अलग है, ठीक है। कुछ दरवाजे तितलियाँ, दरवाजों का तितलियों से डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। कुछ मछलियाँ दरवाजे हैं, मछली दरवाजे है क्या? बिल्कुल सही, कनेक्शन है क्या? ठीक है। कुछ गाय दूध हैं, तो दूध और गाय का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। तो केवल सेकंड वाला कनेक्शन ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक पदक तालिका में शीर्ष स्थान राज्य कौन सा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। अगेन हम इसमें बार बार, ये पिछली बार शायद गलत हुआ था क्वेश्चन, महाराष्ट्र ही लगाते हैं हम इसमें। स्टेट्स में महाराष्ट्र के मोस्टली गेम्स में टॉप स्थान आता है, ठीक है। पी एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है जब जब वह 5 दिन कार्य कर लेता है, तो क्यू उसके साथ जुड़ जाता है। यदि वे दोनों मिलकर शेष कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू अकेला उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में कर सकता है? पी 18 दिन में किसी काम को कर सकता है, 5 दिन उसने काम कर लिया, तो क्यू उसके साथ जुड़ गया, यानी कि पी और क्यू जुड़ गए एक साथ, और उसने शेष कार्य मिलकर 13/5 दिनों में पूरा कर दिया, ठीक है। यानी कि पी ने 5 दिन तक काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना? 13 दिन का काम बचा। अगर पूरा काम पी करता तो 18 दिन में कर देता। 5 दिन का काम हो चुका है, यानी कि पी के लिए केवल 13 दिन का काम बचा हुआ है। जिस काम को पी अकेले 13 दिन में कर सकता है, उस काम को पी और क्यू मिलकर इतने दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 13 आ गया, 13 कम 13, और ये आ गया आपका 5। तो पी और क्यू मिलकर 5 काम करते हैं, पी अकेला एक काम करता है, ठीक है। पूछा क्या? क्यू अकेला उस काम का 2/3 हिस्सा। तो काम कितना है पूरा? देखो 13 दिन का काम है ना ये। जो पी 18 दिन में काम कर सकता था, वो 13 दिन का काम बचा हुआ है। तो 13 दिन का 13 काम है, तो टोटल काम कितना था? अगर मैं मानूँ पी एक दिन में एक काम कर सकता, तो 18 दिन में 18 काम करेगा। काम कितना है? 13 दिन का काम है ये। 13 दिन का 13 काम है, तो 18 दिन का 18 काम होगा, ठीक है। 18 दिन का काम, ये जो टोटल काम आ गया 18, इसका 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? 2 3 6 18 14 12। 12 काम को क्यों अकेला कितने दिन में कर सकता है? यहाँ पे एक आ गया, ये 4 आ गया, तो 4 से भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 दिन में ये कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, इतने लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं अभी। तो सोमवार से शुरू होकर रविवार तक, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। 2 4 6 7। एस की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है। यू और क्यू के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है। क्यू की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है। एस और वी के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा है। पी की परीक्षा मंगलवार को। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करेंगे। पी की परीक्षा मंगलवार को है, आर की परीक्षा रविवार को है। आर की परीक्षा रविवार को, ठीक है। अब देखो वापस से, एस की परीक्षा आर से ठीक पहले, आर से ठीक पहले एस की परीक्षा होती है। यू और क्यू के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, पता नहीं कहाँ पर है। क्यू की परीक्षा एस से ठीक पहले, तो क्यू की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है। एस और वी के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा, तो एस और वी के बीच में 2 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? यू और क्यू के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, तो 1 2 3, यहाँ पे यू आ गया। 3 लोग पूछा गया इसने। सोमवार को किसकी परीक्षा? यू की। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार, विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये न जाने मॉक में 101 बार आ चुका है? मैरी कॉमर्स आंसर है इसका। मॉक टेस्ट में बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, बहुत बार, ठीक है। चलिए करेंगे इसको। सबसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, उसमें भी ऑफ सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6, 0.2, तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, हाँ 2 3 6, तो 0.3, ठीक है, प्लस 7 - 2, ठीक है। तो 7 में से 3 2 गया 5, तो 5.3 आ गया, और माइनस यहाँ पे बचा 0.3, यहाँ पे कितना बचा? 0.6 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 5.3, क्या किया है मैंने? सही किया है ना? 3 दूनी 6, 2 आ गया, 0.6 अपॉन में 2, 2 3 6, 0.3 आ गया, +7 -2, तो 7 में से 2 गया 5, 5.3 -0.63, अच्छा अच्छा, ठीक है, 5.6 आ गया, 0.6 है, क्या कर रहा हूँ यार मैं? 5 माइनस का 5 इज़ दी करेक्ट आंसर। इतने छोटे सवाल को भी इतना ज़्यादा सोचते हैं क्या भाई?
QRSTUVWXYZABCDEFG, तो जी आएगा ऑप्शन ये ख़त्म। इसके बाद टी आएगा, टी आएगा, क्यू आएगा, क्यू आएगा, आगे देखना क्या आएगा। 19 दूनी 28 19 चौक 76 19 पंजे 95, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड में डैश का उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेंटर कॉपी। टेक्स्ट के फॉर्मेट को पेंटर थोड़ी करेगा, कॉपी पेंटर, फिल कलर। फॉर्मेट पेंटर ही हो सकता है इसका, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो। ये क्वेश्चन बाद में देख लेंगे इसको, अभी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये देखना है भाई। देखो जल्दी से देखो, 80 90 15 + 15, यहाँ पे देखो कितना, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 4, तो +45, और यहाँ पे कितना आ गया +55। तो क्या 10 10 के गैप पे हो रहा है क्या? 15 दूनी 15 और 25, 25 और 10 35 और 45, ठीक है 10 10 के गैप पे प्लस हो रहा है। तो इसमें 25 प्लस करेंगे कितना आएगा, 5 3 8 9 तो 11, 118, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राउटर क्या है? इनपुट डिवाइस, इनपुट उपकरण, संग्रहण उपकरण, आउटपुट नेटवर्किंग उपकरण होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा राज्य में मोत्सु उत्सव, मोत्सु 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 आई थिंक त्रिपुरा नहीं, नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। असमाहित आंकड़ों की माध्यिका बतानी है, तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, अरेंज करो। तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, बीच में तीसरा और चौथा, देखो 3, और ये तो सबसे छोटे हो गए। उसके बाद क्या बचा, 16 और 18, तो कितना हो गया 20, 8 से 14, 3 34 बटा 2 कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट चार्ट है, NOPQDEFGSTUVIJKLM, तो +4 का गैप है इसमें, लास्ट वाले में, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। अभी हमने मैथ्स के यार 1 2 क्वेश्चन आसान आसान छोड़ दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री का छूटा था ना एक, और एक ये छूटा था। ABC एक त्रिभुज है, AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। BC बराबर 6 है, अच्छा ये मिड पॉइंट है DE, ठीक है BC। DE की लंबाई कितनी है, DE की मिड पॉइंट है ना, 1 1 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर 3। कैसे देखो, जल्दी जल्दी में लगा देना मैंने से। ये जो ट्रायंगल था, ठीक है, ये मिड पॉइंट था, अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 6 दे रखा है। तो देखो ये सर्वांग सम हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों, ये दोनों पैरेलल है ना। तो अगर ये देखो 1 है और ये भी 1 है, तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज तो 1:2 हो जाएगा। इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा तो 2 हो जाएगी, इस छोटे वाले की 1 भुजा है, तो 1:2 हो जाएगा। ऐसे इसमें ये 2 है तो ये 4 है, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा, तो ये 6 है तो छोटे वाले की भुजा 3 हो जाएगी 1:2 के हिसाब से, ठीक है। क्या किया है हमने, कितना स्कोर रहा, ओ माय गॉड, बहुत सही, बेहतरीन स्कोर है। मेरे सबसे पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा था, काफ़ी लेंदी, टाइम टेकिंग भी था, और आई थिंक कुछ क्वेश्चन हमने मैथ्स के भी छोड़े थे। अभी देखते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो है हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो कि मुझे ठीक लग रहा है, बहुत सही। 90 हमने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि हमारे आई थिंक 4 गलत हुए मत बस, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें नहीं आते थे वो स्किप ही किए हैं, जो कि करंट अफेयर वगैरह के थे। तो कुल मिला के भाई देखो ये चीज़ें हैं, और सॉल्यूशंस देख लेते हैं इसके, क्योंकि ये फुल टेस्ट है ना, तो इसके सॉल्यूशंस तो यहाँ पे होंगे ही अवेलेबल। चलो भाई देखो, इसको एनालाइज कैसे करना है ये चीज़ भी आप समझ लो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इसकी भाषा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे, पहले क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन देखेंगे आप। उसके बाद इनको, इसमें आपको जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता, सारा मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट जो लग रहा है 1 2 पॉइंट वो ऐड कर लो आप, ठीक है। मॉक टेस्ट की कॉपी बनाओ, उसमें इसको ऐड कर लो, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दिख रही है, जैसे हमारे जो गलत हुए हैं वो देख लेते हैं हम। इसकी थीम, इसकी थीम हमने सोच के तो लगाई, जिसको हम सोच रहे थे कि नहीं हो सकता वही इसका आंसर है, ठीक है। 24 हमने स्किप किया है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 46 हमने स्किप किया है, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज़ दी करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 55 हमारा गलत हुआ है, ओके, ये हमने थोड़ा गेस किया था इसको। 59 का आंसर ये है भाई, देख लो। 64 का आंसर ए है,
70। अच्छा, ये मैथ्स का हमारा स्किप हो गया था ना, एक सेकेंड। अब यार टाइम ना थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बाकी यार आपको बताइए इसमें क्या कर सकते हो। पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा, वो सब वैल्यूज़ आपको पता ही होंगी। लो मैं इसमें सोल्यूशन नीचे दिखाई देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो देख लेना इसमें से, है ना। ये टेबल प्लस ये। अब यार टाइम ना बहुत कम है यार, टाइम का बहुत इशू रहता है, इस वजह से ये सॉल्यूशन इसका देख लेना, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का तो वैसे भी क्या ही, मैं भी ऐसे ही करूँगा, अगर बेसिक से ही करूँगा ना। ये कौन सा है, 76, इसका आंसर देख लो आप। 82 का आंसर क्या है, ये हमने गलत लगा दिया भाई। 83 हमने स्किप किया, 83। 83 हम कैसे स्किप कर सकते हैं भाई, देख लो इसका आंसर देख लो अभी। अच्छा हाँ, हमने लास्ट में वो जो क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेता हूँ जल्दी से। निश्चित राशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 7 वर्ष में इतनी हो जाती है वार्षिक रूप से। तो समान राशि पर 2 वर्ष के लिए दोगुनी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना। देखो 3 वर्ष में इतनी, 7 वर्ष में इतनी, तो गैप कितने का है, 4 वर्ष का। तो इसमें से इसको घटाओगे, इस वाली इसमें से इसको घटाओगे तो 4 साल की ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 4 साल का। उसको 4 से भाग करोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज जितना भी आएगा, 3 वर्ष बाद राशि इतनी हो गई है, तो 3 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा, ठीक है। मूलधन में 1 साल का ब्याज देख लेना कितने परसेंट आ रहा है। 1 साल के ब्याज को ऊपर रखना, मूलधन नीचे रखना, देखना कितना परसेंट आ रहा है। जो भी रेट आएगा उसको फिर आपको डबल करना है, उस डबल करके उसको फिर उस 2 साल का वो निकाल देना, एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इस तरह से। बाकी सॉल्यूशन अगर नहीं पता आपको तो इसमें देख लो आप ऐसे करके। मैं आपको सॉल्यूशन इसी वीडियो में दिखा दे रहा हूँ सामने, ठीक है, क्योंकि टाइम का बहुत कमी है इस वक्त, आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। 85 का सही आंसर देख लो, बाकी सब तो हमारे ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये मॉक टेस्ट था। बाकी देखो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके नीचे के सॉल्यूशन को पढ़ा करो। इसमें भी कुछ चीज़ें आपको लग रही है नहीं दे रखी है, अधूरी है, आपको जानना है तो तुरंत क्या करो, उसको गूगल करो और अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है। अच्छे तरीके से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, कल भी मिलेंगे एक मॉक टेस्ट के साथ। तब तक भाई पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। 2 से 3 दिन एग्जाम में बच गए हैं, अब इसमें आपके पास कोई भी चारा नहीं बचा है। अब आपको करना क्या है, रिवीजन, लगातार रिवीजन मोड में हो जाओ आप, ठीक है। एक्टिव हो जाओ बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। तो चलिए फिर, अभी हम कहाँ थे, सॉल्यूशंस पे यार फिर सॉल्यूशन क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है भाई। ये है अपना जो भी था आज का मॉक टेस्ट, जिसमें हमारे आई थिंक 9 गलत हुए हैं, और सॉरी 10 के आसपास, 4 शायद गलत हुए हैं। ले लो यार, यहीं से देख लेते हैं, टाइम तो ख़राब हो ही रहा 4 हमारे गलत हुए हैं, 10 हमने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, 86 हमारे करेक्ट हुए हैं। इस हिसाब से हमारा जो स्कोर हुआ है वो लगभग 84 के आसपास बना है, ठीक है जी। तो भाई एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है आपको, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको, जो भी अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करो बहुत ज़्यादा टाइम्स, जितना टाइम रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज कर डालो, ठीक है। प्लस मॉक टेस्ट भाई डेली लगाते रहो, ठीक है। जिस टॉपिक में जिस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत हुई, उन टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करो भाई, यूट्यूब पे सर्च करो या जहाँ से भी करो, अच्छे से उनके सॉल्यूशन सीखो, उनके और क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। तो चलिए फिर, ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।